हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग रेडिएशन प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। रेडिएशन प्रेशर क्या होता है? जब हम किसी सरफेस के ऊपर ऐसे रेडिएशंस डालते हैं या लाइट डालते हैं तो उसके ऊपर लगने वाला जो प्रेशर है उसको हम लोग बोलते हैं रेडिएशन प्रेशर। अब ये रेडिएशन प्रेशर लगता क्यों है, सबसे पहले वो देखते हैं। यूँ समझ ले, मेरे पास एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर मैं एक बॉल को थ्रो कर रहा हूँ। जब मैं इस सरफेस को हिट करेगी तो इस बॉल की वजह से सरफेस के ऊपर एक फोर्स लगेगा और उस फोर्स की वजह से इसके ऊपर एक प्रेशर डेवलप होगा। बात ठीक है? बता, वो जो फोर्स होता है वो कितना होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल। ये कितना हो जाता है हमारे लिए? dp अपॉन dt के इक्वल। बात ठीक है? अब रेडिएशन के केस में क्या हो रहा है? सरफेस है, सरफेस के ऊपर हम लोग धनाधन बहुत सारे फोटॉन्स फेंक रहे हैं, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स फेंक रहे हैं। तो उन फोटॉन्स की वजह से इस सरफेस के ऊपर एक प्रेशर आ जाता है, उसी प्रेशर को हम लोग बोलते हैं रेडिएशन प्रेशर। अब रेडिएशन प्रेशर का एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए हमने कुछ चीजें ऑलरेडी लिख दी है, उनको देखते हैं। उससे पहले जल्दी से डेफिनेशन नोट कर लो रेडिएशन प्रेशर का। चलो, तो अपने को एक बीम दिया गया है जिसका एरिया a डैश है और उसका इंटेंसिटी I है। ओके, ये बीम एक प्लेट के ऊपर फॉल हो रही है और जिस रीजन में फॉल हो रही है उसका एरिया a है। क्लियरली अभी हमारा a डैश और a दोनों इक्वल होंगे। क्लियर है? अच्छा, ये जो सरफेस है इसका कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन अपने को रो दिया गया है। इसका मतलब क्या है कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन का? अगर मैं इस प्लेट के ऊपर n फोटॉन्स डालते हैं, प्लेट के ऊपर कितने, अगर n फोटॉन्स डालते हैं तो रो टाइम्स ऑफ n जो फोटॉन्स वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। इतने फोटॉन क्या हो जाएंगे? रिफ्लेक्ट हो जाएंगे और 1 माइनस रो इंटू n एब्जॉर्ब हो जाएंगे। बात समझ आई? कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, इसका वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा। ओके, सो हम लिख लेते हैं रो का वैल्यू हमारे लिए 0 से 1 के बीच में होगा। ये सारी चीजें अपने को गिवन है और अपने को क्या फाइंड करना है? रेडिएशन प्रेशर। चलो, ये फाइंड करने से पहले एक दो चीजें और जानते हैं। मुझे बता, एनर्जी ऑफ फोटोन कितना होता है? एनर्जी ऑफ फोटोन वो होता है हमारे लिए hc/λ के इक्वल। क्या मोमेंटम ऑफ फोटोन हम लोग निकाल सकते हैं? सो मोमेंटम ऑफ फोटोन उसको हम लोग लिखते हैं एनर्जी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ फोटोन विच इज c। इसको देख, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर तो ये आएगा मेरे लिए h/λ के इक्वल। अच्छा, ये हम लोग कैसे लिखते हैं? तुझे याद हो तो हम एनर्जी को क्या लिख सकते हैं? इधर देख, हम लोग लिख सकते हैं एनर्जी इज इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। अब मैं इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं वेलोसिटी से तो m से m कैंसिल होगा तो यहाँ पे बचेगा mv विच इज अवर मोमेंटम। पर फोटोन के केस में हाफ mv नहीं निकल के आता, निकल के आता है E/c। ओके, ये जो एनर्जी होती है हम जब पढ़ते हैं E इज इक्वल्स टू हाफ mv², इसमें बहुत सारे अप्रोक्सीमेशंस होते हैं पर वो अपने को नहीं पढ़ना है। ओके, चलो, तो अब हम लिखते हैं एनर्जी रिसीव्ड बाय द प्लेट बाय द सरफेस लिखते हैं पर यूनिट टाइम। देख, वो कितना हो जाएगा? अब यहाँ पे जो आ रही है लाइट उसका अपने को क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी पता है I है, तो हम लोग लिख सकते हैं एनर्जी पर यूनिट टाइम इज पावर अपॉन एरिया इज इक्वल्स टू इंटेंसिटी। तो इस टोटल एनर्जी को मैं E से रिप्रेजेंट कर दूं तो E इज इक्वल्स टू I इंटू ए। ठीक है, ये बात अपने को पता चली। तो हम लोगों ने फाइंड कर ली कि ये जो इंटेंसिटी आ रही है इसके ऊपर उसका एनर्जी कितना होगा? I इंटू ए के इक्वल होगा। अब लेट से नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज n। तो हम लिख सकते हैं टोटल एनर्जी कितनी आ रही होगी? सो इट विल बी इक्वल टू nhc अपॉन लैम्डा के इक्वल। एन क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, और ई मिल गया अपने को एनर्जी पर यूनिट टाइम। दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, कर ले जल्दी से। सो I इंटू ए इज इक्वल्स टू
एन एच सी बाय लैम्डा, कितना होगा एन एच सी अपॉन लैम्डा के इक्वल। तो ये इक्वेशन है, इसको ध्यान रखना अभी के लिए। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात बता, हम यहाँ पे प्रेशर लिख सकते हैं क्या? अच्छा ये एरिया किसका होगा? बीम का एरिया होगा, तो ये है हमारे लिए ए डैश। ओके चल, अब हम यहाँ पे इसके ऊपर सबसे पहले फोर्स लिखते हैं। फोर्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सरफेस, कितना होगा बता दे। फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर हम पर यूनिट टाइम के लिए बात कर रहे हैं, दोनों चीजें हम लोगों ने पर यूनिट टाइम निकाली है, तो फोर्स विल बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, बात ठीक है। सो एफ विल बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। अब हम लोग चेंज इन मोमेंटम फाइंड करते हैं, तो थोड़ा इसको हम लोग थोड़ा साइड से करते हैं। चेंज इन मोमेंटम हम लोग कैसे फाइंड कर रहे हैं? चेंज इन मोमेंटम। अब इधर देख, इतने इतने फोटॉन्स तो आके रिफ्लेक्ट होके चले गए, तो इंसिडेंट सबसे पहले लिखते हैं हम लोग इंसिडेंट जो फोटॉन्स है उनका मोमेंटम। सो डेल्टा पी इज इक्वल्स टू पी इनिशियल माइनस पी फाइनल। सो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा बता दे, जो सब हम लोग इंसिडेंट करेंगे तो वो हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स विच इज n इंटू मोमेंटम ऑफ वन फोटोन विच इज h अपॉन लैम्डा। तो टोटल कितना हो जाएगा? एन एच अपॉन लैम्डा। ये बात ठीक है। अब इतने फोटॉन्स तो हमारे एब्जॉर्ब हो गए, तो उनका फाइनल मोमेंटम जीरो, क्योंकि एब्जॉर्ब हो गए तो उनके पास वेलोसिटी नहीं बची, खत्म हो गया, एनर्जी खत्म हो गई, तो इनका मोमेंटम भी जीरो हो गया। जो रिफ्लेक्ट हुए, तो रिफ्लेक्ट हुए होंगे तो ऊपर की तरफ गए होंगे। आने वाला मोमेंटम अगर ऊपर से आ रहा है नीचे की डायरेक्शन में, वो पॉजिटिव, तो ऊपर जाने वाला नेगेटिव। क्लियर है बात? माइनस ऑफ जो रिफ्लेक्ट हुए वो कितने फोटॉन से? एन, रो इंटू एन। ओके सो रो इंटू एन, और मोमेंटम ऑफ वन फोटोन इज h बाय लैम्डा। तो हमारा चेंज इन मोमेंटम कितना आया बता। अच्छा इसको हम लोग डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी लिखते हैं अभी के लिए। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना आया बता। n कॉमन आ रहा है, h बाय लैम्डा भी कॉमन आ रहा है, बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा? 1 प्लस रो के इक्वल। सो चेंज इन मोमेंटम इतना आया। अच्छा इसको हम लिख लेंगे फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सरफेस पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। ओके सो इट विल बी अवर इक्वल टू डेल्टा पी। अब डेल्टा पी हम लोग निकाल चुके, सब्स्टिट्यूट कर। सो फोर्स निकल के आया हमारे लिए एन एच अपॉन लैम्डा इंटू 1 प्लस रो के इक्वल। अब फोर्स निकाल लिया, प्रेशर निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं, निकालो। सो प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। सो फोर्स कर दे यहाँ पे एरिया से डिवाइड। अब ये एरिया कौन सा होगा? ये होगा हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द प्लेट, बात ठीक है। सो यहाँ से बता, पुट कर जल्दी से यहाँ पे। सो प्रेशर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन लैम्डा इंटू 1 प्लस रो। यहाँ से हम n का वैल्यू निकाल सकते हैं, निकाल दो इक्वेशन 1 से। यहाँ से हमारा n कितना आ रहा है? n निकाल दे, क्या आ जाएगा? आई ए डैश लैम्डा अपॉन एच सी, आई ए डैश लैम्डा अपॉन एच सी। ओके इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर, चलो करते हैं जल्दी से। ये हम लोग मोमेंटम वाला बॉक्स अलग बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर। सो आई ए डैश लैम्डा अपॉन एच सी, इसकी जगह n की जगह लिख दिया, ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई में h है, नीचे की तरफ लैम्डा है, 1 प्लस रो। और नीचे की तरफ एक एरिया वाला टर्म मैं भूल गया हूँ लिखना, तो यहाँ पे एरिया भी आएगा, ठीक है। जो जो टर्म कैंसिल हो रही सबसे पहले उनको कैंसिल करते हैं। h से h कैंसिल, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, ऊपर बचा आई ए डैश अपॉन ए इंटू 1 प्लस रो। तो हमारा प्रेशर कितना आया? आई ए डैश अपॉन ए इंटू 1 प्लस रो के इक्वल। सो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं टॉप पे। सो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द रेडिएशन वो आता है हमारे लिए आई ए डैश अपॉन ए इंटू 1 प्लस रो के इक्वल।
अब यहाँ पे हमारा जो केस है, जो लाइट है वो परपेंडिकुलर आ रहा है, तो ए डैश और ए दोनों इक्वल होंगे। बात ठीक है। सो ए, मैं इस लाइन को मिटा रहा हूं, इसको लिख लो जल्दी से। ठीक, चल, तो अब हम बोल सकते हैं A इज इक्वल्स टू ए डैश है हमारे लिए। लाइट इज इंसिडेंटिंग, लाइट इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। ठीक है, तो दोनों एरिया इक्वल है, सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पे, तो प्रेशर कितना आया मेरे लिए, I अपॉन, मैं यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, हाँ C वाला फैक्टर और नहीं लिखा, यहाँ पे C और आएगा। सो I बाई सी इंटू 1 प्लस रो के इक्वल। रो है हमारे लिए कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये इतना हमारा रेडिएशन प्रेशर निकल के आता है, I बाई सी इंटू 1 प्लस रो। अब बात करें तो ये अपने को जनरल लाइफ में क्यों नहीं दिखता, मतलब डेली लाइफ में अपने को ये प्रेशर क्यों महसूस नहीं होता। अब बता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितना होगा, लगभग हमारी डेली लाइफ में 100 मान लेते हैं, एक बल्ब चल रहा है तो 100 पर मीटर स्क्वायर, 100 वॉट पर मीटर स्क्वायर, है ना। C का वैल्यू कितना होता है, 3 इंटू 10⁸, तो 100 अपॉन 3 इंटू 10⁸, देख कितना हो रहा है, 10⁻⁻6 के ऑर्डर का। तो प्रेशर बहुत ही स्मॉल होता है हमारे ऊपर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लग रहा है, 10⁵ पास्कल। यहाँ से जो प्रेशर निकल के लग रहा है वो लग रहा है 10⁻⁻6 पास्कल, जो कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। इसीलिए अपने को रेडिएशन प्रेशर डेली लाइफ में महसूस नहीं होता कि कितनी भी ज़्यादा लाइट आएगी तो हमारे ऊपर प्रेशर लगेगा और हम लोग भाग जाएंगे, ऐसा नहीं होता। पर अब इसका सिग्निफिकेंस कहाँ पे है, जब हम लोग किसी जैसे सैटेलाइट हो गया, तुम लोगों ने हबल टेलीस्कोप का नाम सुना होगा, जो साइंटिस्ट यूनिवर्स में सैटेलाइट्स वगैरह को भेजते हैं या ऐसे ऑर्बिट करने के लिए भेजते हैं या फिर ऐसे दूर जाते हैं कोई सैटेलाइट, तो उनमें रेडिएशन प्रेशर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आ जाता है। किस तरीके से, इधर सन है, मान ले कि इधर हमारा सन है, तो सन की रेस जब उसकी सरफेस के ऊपर गिरती है तो उसकी वजह से उसको एक्स्ट्रा प्रेशर मिलता है और वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करती है। इन बातों का साइंटिस्ट बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं उस टाइम पे। ओके, चलो, तो ये था हमारा रेडिएशन प्रेशर। डेली लाइफ में अपने को देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन कब मिलता है, जब हम लोग यूनिवर्स के लिए बात करते हैं। यूनिवर्स में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। समझ आया क्यों है? चलो जल्दी से इन चीज़ों को उतार लो। चलो, तो अब हम इसका एक दो स्पेशल केसेस करते हैं। अच्छा, ये जो प्रेशर आया है किसके लिए आया, जब मेरी ये जो प्लेट है ये पार्शियली रिफ्लेक्ट हो, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन दिया गया है तो ये पार्शियली रिफ्लेक्ट होती है। ओके, इफ प्लेट इज कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड, इफ सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, अगर सरफेस हमारी कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग है तो जितने भी फोटॉन्स आएंगे पूरे के पूरे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे रो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 के इक्वल। बात ठीक है, रो का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर, प्रेशर निकल के आएगा 2I/c के इक्वल। अगर सरफेस मेरी कंप्लीटली और ओपेक हो जाए, ओपेक मतलब जो बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट ना करे। ओके, इफ फोटॉन्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय सरफेस, देन सारे के सारे फोटॉन्स एब्जॉर्ब हो गए तो रो का वैल्यू 0। तो प्रेशर कितना आएगा हमारे लिए, I/c। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए 2I/c, अगर नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो उसके लिए प्रेशर I/c। यहाँ पे 2I/c, यहाँ पे I/c। दोनों अपने को बातें ध्यान रखनी है। ये है हमारे लिए पार्शियली रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए। मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला तुमको याद रखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई भी केस आ सकता है, मान लो पार्शियल रिफ्लेक्टिंग का आया, रिफ्लेक्टिंग का आया या फिर नॉन रिफ्लेक्टिंग का आया, तीनों के तीनों इससे हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नोट कर लो। फिर हम लोग अब ऑब्लिक कोलिजन के लिए बात करते हैं, जब हमारी लाइटें कुछ ऑब्लिक किसी एंगल पे आती हैं। ओके, जल्दी से नोट कर लो। चलो, तो अब हम लोग देखते हैं रेडिएशन प्रेशर इन केस ऑफ ऑब्लिक इंसिडेंट। ये हमारी जो लाइट है वो ऑब्लिकली एक प्लेन के ऊपर या एक सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हो रही है और ये परपेंडिकुलर के साथ एंगल बना रही है थीटा। तो इसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर कितना होगा वो हम लोग फाइंड करते हैं।
अच्छा, अभी प्रीवियस में हम लोगों ने प्रीवियस प्रॉब्लम में हमने जो फोर्स फाइंड किया था, फोर्स एक्सर्टेड बाय बीम ऑफ लाइट कितना आया था, वो आया था मेरे लिए आई ए डैश बाई सी 1 प्लस रो। सारी चीजें पहले जो थी वही की वही सेम है। अब इधर देख, जो प्रेशर होगा वो हमारा ये जो इंसिडेंट लाइट है उसके अलोंग होगा, बिल्कुल करेक्ट बात है। अच्छा एक बात बता, कौन सा प्रेशर फोर्स डेवलप करता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस या पैरेलल टू द सरफेस? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सॉरी ये परपेंडिकुलर हो गया, एफ परपेंडिकुलर ये हो गया एफ पैरेलल। एफ पैरेलल से कभी भी कोई भी प्रेशर डेवलप नहीं होता, किससे होता है, परपेंडिकुलर फोर्स से। तो हमारा इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा था वो एफ था, तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना होगा, दो कंपोनेंट्स कर लेते हैं। तो मेरा जो पैरेलल जो वाला कंपोनेंट है, देख ये वाला एंगल थीटा होगा तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट हो जाएगा एफ कॉस थीटा। तो एफ परपेंडिकुलर जो निकल के आया वो आया हमारे लिए एफ कॉस थीटा। ओके, अब प्रेशर को हम लोग लिख सकते हैं, प्रेशर ऑन द सरफेस इज गिवन बाय एफ परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। ठीक है, सो लिखो जल्दी से। सो P इज इक्वल्स टू एफ परपेंडिकुलर आई ए डैश 1 प्लस रो अपॉन सी इंटू ए और कॉस थीटा। बात ठीक है। अब यहाँ पे ए और ए डैश का रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। इधर देखो, ये वाला एरिया ए है, ये वाला एरिया मेरे लिए ए डैश है, तो मैं यहाँ पे इसे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इस लाइन का जो सेगमेंट है उसका एरिया कितना हो जाएगा, ए के इक्वल, इसका एरिया ए। देख ये वाला एंगल 90 डिग्री, यहाँ से ये परपेंडिकुलर है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा मेरे 90 माइनस थीटा। ये वाला एंगल कितना निकल के आएगा, थीटा। बात ठीक है। अब तू इस ट्राइंगल में देख, ये मेरे लिए हाइपोटेन्यूस हो गया, ये मेरे लिए बेस हो गया। तो हाइपोटेन्यूस और बेस का रिलेशन कॉस थीटा से हम लोग जानते हैं। सो बता यहाँ से ए डैश कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा के इक्वल। इस ट्राइंगल में हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा। क्लियर है ये बात। ए डैश की जगह पुट कर दे ए कॉस थीटा। सो प्रेशर कितना निकल के आया मेरे लिए, आई ए कॉस थीटा इंटू 1 प्लस रो इंटू कॉस थीटा अपॉन सी टाइम्स ऑफ ए। ए से ए कैंसिल हुआ, प्रेशर निकल के आया कितना, देख यहाँ से आई इंटू 1 प्लस रो बाय सी इंटू कोस स्क्वायर थीटा। फैक्टर को ध्यान रखो, नॉर्मल इंसिडेंट में थीटा का वैल्यू 0 डिग्री में, थीटा का वैल्यू कितना, 0 डिग्री, जब परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रहा है, मतलब ऐसे। ओके, तो प्रेशर कितना आएगा, यहाँ पे हम लोग थीटा का वैल्यू कितना पुट करेंगे, 0 डिग्री हम लोग फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है ये बात। अब इसके भी दो स्पेशल केस, फुल्ली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कंप्लीटली रिफ्लेक्ट ओके, कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस के केस में बता, रो का वैल्यू 1, ठीक है, तो प्रेशर कितना निकल के आएगा, 2I बाय सी कोस स्क्वायर थीटा। और कंप्लीटली नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए रो का वैल्यू 0 और प्रेशर निकल के आएगा I बाय सी कोस स्क्वायर थीटा। हमको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रख लो, सारे के सारे केसेस इसके अंदर कवर अप हो जाएंगे। फॉर्मूला याद रखना है अपने को जेईई मेंस एडवांस और नीट के लिए। ओके, जल्दी से नोट कर लो, ऑब्लिक कोलिजन, प्रेशर इन ऑब्लिक कोलिजन। चलो, तो अब हम लोग बात करते हैं कॉम्पटन स्कैटरिंग के बारे में। कॉम्पटन स्कैटरिंग बेसिकली एक फोटोन और एक पार्टिकल के बीच के स्कैटरिंग है। स्कैटरिंग मतलब कोलिजन। स्कैटरिंग आई थिंक तो सब लोग जानते हो, जब लाइट किसी पार्टिकल से टकराती है तो वो अपना पाथ चेंज करती है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जो लाइट है वो कैसे है, फोटोन के जैसे है। तो कॉम्पटन स्कैटरिंग, ओके, हमारे पास एक फोटोन है, एक इलेक्ट्रॉन रखा गया है। चलो, तो अब हम लोग बात करते हैं कॉम्पटन स्कैटरिंग के बारे में। ये कॉम्पटन स्कैटरिंग क्या है, जब एक फोटोन एक पार्टिकल से टकराता है तो वो स्कैटर हो जाता है।
बस इसी फिनोमिना को हम लोग कहते हैं कॉम्पटन स्कैटरिंग। व्हेन अ फोटोन कोलाइड विद अ पार्टिकल इट गेट स्कैटर, कॉल्ड कौन सा स्कैटरिंग? कॉम्पटन स्कैटरिंग। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे उसका डायग्राम बनाया हुआ है कुछ समझने के लिए। हमारे पास फोटोन है जिसका इनिशियल वेवलेंथ अपने को गिवन है लैम्डा। ओके, ये एक रेस्ट पे रखा हुआ इलेक्ट्रॉन है, इससे आके टकराया। टकराने के बाद दो प्रोसेस हो सकते हैं। एक तो ये फोटोन पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो जाए इलेक्ट्रॉन के अंदर, और इलेक्ट्रॉन किसी अपनी स्पीड से मूव करना शुरू कर दे या किसी काइनेटिक एनर्जी से मूव करना शुरू कर दे। ओके, वो अलग प्रोसेस हो गई, वो कॉम्पटन स्कैटरिंग नहीं है। स्कैटरिंग में क्या है, जब फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो फोटोन किसी अलग दिशा में चला जाता है जैसे कि नीचे की तरफ, और इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी दिशा में चला जाता है जैसे कि यहाँ पे कुछ एंगल थीटा के साथ। ओके, बस ऐसे फिनोमिना को हम लोग कहते हैं कॉम्पटन स्कैटरिंग। इसमें क्या होता है, जो मेरा फोटोन है जब ये टकराएगा तो यहाँ पे अपना कुछ मोमेंटम अब इलेक्ट्रॉन्स को देगा। ठीक है बात, अपने कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देगा। अगर इसने एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दी तो खुद की एनर्जी क्या हो गई, थोड़ी कम हो गई। अच्छा, एनर्जी और लैम्डा का रिलेशन बता। सो एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय hc अपॉन लैम्डा। अगर एनर्जी कम हुई तो लैम्डा बढ़ गया होगा, बात ठीक है। तो यहाँ पे जब टकराने के बाद जो फाइनल इसकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है लैम्डा डैश। और लैम्डा डैश हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, वो लिखते हैं लैम्डा डैश इज इक्वल्स टू लैम्डा प्लस h अपॉन m नॉट c 1 माइनस कोस फाई। तो हमारा जो फाइनल स्कैटर्ड फोटोन है उसका वेवलेंथ लिखा जाता है लैम्डा प्लस h अपॉन m नॉट c 1 माइनस कोस फाई। देख यहाँ पे लैम्डा में कुछ टर्म ऐड हुई है। ओके, मतलब जो फोटोन है उसका वेवलेंथ इंक्रीज हो गया। वेवलेंथ क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। बात समझ आई होगी क्यों इंक्रीज हो गया, क्योंकि उसकी एनर्जी डिक्रीज हो गई। बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये h अपॉन m नॉट c अगर तुम देखो जो यूनिट लैम्डा का होगा, सॉरी लैम्डा डैश का होगा, वही यूनिट लैम्डा का भी होगा, दोनों लेंथ के यूनिट होंगे। तो क्या h अपॉन m नॉट c का भी यूनिट लेंथ का होना चाहिए, क्योंकि बाकी जो बीच लिखा है वो डायमेंशनलेस नंबर है। तो h अपॉन m नॉट c इसका जो डायमेंशन होगा वो होगा डायमेंशन ऑफ लेंथ के इक्वल, काम की बात। ओके, अब इसको हम लोग एक नए नाम से जानते हैं, कॉम्पटन वेवलेंथ। किस नाम से जानते हैं? कॉम्पटन वेवलेंथ, जिसको हम लोग लैम्डा नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। लैम्डा नोट इज गिवन बाय h अपॉन m नोट c। सो दिस इज आवर कॉम्पटन वेवलेंथ। ओके, कॉम्पटन वेवलेंथ क्लियर है ये बात। अगर अपने को कॉम्पटन वेवलेंथ पूछा जाए तो h अपॉन m नोट से। m नोट क्या है हमारे पास, रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इज 9.1 इंटू 10 पावर माइनस का 31 कीजिए। ठीक है, और h तो हम लोग जानते हैं, c हम लोग जानते ही हैं। ओके, जल्दी से हमारा कॉम्पटन स्कैटरिंग बस इतना सा पार्ट है हमारे पूरे सिलेबस में, हम लोग आराम से उतार सकते हैं। ओके, अब अगर तुम मुझसे इसका डेरिवेशन के बारे में पूछोगे तो कमेंट करके बताना, मैं ज़रूर बताऊंगा। पर एक बात ध्यान रखना, इसका डेरिवेशन अपने को 12th लेवल पे कोई भी नहीं पूछेगा, क्योंकि इसमें अपने को रिलेटिविस्टिक फिजिक्स का यूज़ करना पड़ता है या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ओके, अगर तुम चाहते हो तो ज़रूर कमेंट करके बताना, मैं इसका डेरिवेशन ज़रूर करूँगा। ओके, जल्दी से नोट कर लो। चलो, तो अब हम लोग बात करते हैं डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट के बारे में। एक बात नोट कर लेना, ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, बस इसी एक्सपेरिमेंट से ये चीज प्रूव हुई थी कि जो लाइट है उसका ड्यूअल नेचर होगा। ड्यूअल नेचर मतलब वो पार्टिकल के जैसे भी होगी और वेव के जैसे भी होगी। ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट अपना डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के ऊपर बेस्ड है। डी ब्रोगली ने अपने हाइपोथेसिस में क्या कहा था कि देयर इज अ वेव एसोसिएटेड विद अ मूविंग पार्टिकल और अ पार्टिकल हैविंग लीनियर मोमेंटम, और उसकी वेवलेंथ कितनी होनी थी, लैम्डा इज गिवन बाय h अपॉन एम वी। h अपॉन एम वी। एक ओके, यहाँ तक सबको समझ आया? अब एक बात बताए, तो हमको ये जो वेवलेंथ है डेली लाइफ में देखने के लिए नहीं मिलती। जैसे कि मैं खड़ा हूँ तो मेरे साथ भी एक वेव एसोसिएट है, पर वो तुम उसको देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे मेरी वेवलेंथ फाइंड करूँ तो h का वैल्यू कितना होगा, 6.6 इंटू 10 पावर माइनस का 34। m मेरा मास लगभग अच्छी कैलकुलेशन के लिए हम लोग 80 kg ले लेते हैं। ओके, सो 80 इंटू मेरी वेलोसिटी अभी के लिए 1 मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं, ऑलमोस्ट
हम मूव कर रहे हैं, अर्थ मूव कर रही है, पर अपने को चल 1000 ले लेते हैं, बात ठीक है, मैं अर्थ के साथ मूव कर रहा हूँ। अब बता यहाँ से मेरा लैम्डा कितना आया, जल्दी से इसको हल्की से कैलकुलेशन कर ले, अपॉन 8 रख देता हूँ, तो 10⁻⁻38 मीटर्स। ये वेवलेंथ बहुत ज़्यादा स्मॉल है, इतनी स्मॉल है कि हम इसको कभी मेजर कर ही नहीं सकते। बात समझ आई? तो मूविंग पार्टिकल के साथ हमेशा एक वेवलेंथ एसोसिएट होती है, पर डेली लाइफ में जो पार्टिकल्स हैं जैसे कि ह्यूमन हो गए, कार हो गई, उनका मास या उनकी एनर्जी जो एसोसिएट होती है उनके साथ वो बहुत ही ज़्यादा होती है, ज़्यादा मतलब जूल में होती है बेसिकली। और यहाँ पे देख सकते हो मास से, तो इसकी वजह से उनसे जो वेवलेंथ एसोसिएट होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होती है, जो कि हम लोग डिटेक्ट कर ही नहीं सकते, इतनी स्मॉल वेवलेंथ होती है। क्लियर है ये बात? पर ये वेवलेंथ जैसे जैसे पार्टिकल छोटा होता जाता है, जिसका मास, जैसे कि इलेक्ट्रॉन का मास 10⁻⁻31 का ऑर्डर का। देख इलेक्ट्रॉन के लिए भी कैलकुलेशन करके देखते हैं। सो 6.6 × 10⁻⁻34 अपॉन 9.1 × 10⁻⁻31 वेलोसिटी ले लेते हैं उसकी 10⁻6 के ऑर्डर की। तुम निकाल सकते हो उसकी वेलोसिटी। हाइड्रोजन में पहले शेल में कितनी उसके पास वो क्या बोलते हैं वेलोसिटी होती है 2.166 × 10⁻6 n/z, ओके, या z/n, ओके, ये तुमको पता होगा, 10⁻6 अराउंड। देख इसको कैलकुलेट कर, 6 31 कैलकुलेट करो तो 34 में 31 गया तो 3 10⁻⁻9 के ऑर्डर का, मतलब नैनोमीटर के ऑर्डर की हमारी वेवलेंथ आ रही है। इसको हम लोग डेली लाइफ में डिटेक्ट कर सकते हैं, हमारे पास डिटेक्टर है। ये वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा बड़ी है कंपेरेटिव टू एक मेरे से जो वेवलेंथ एसोसिएट है उसके कंपैरिजन में। बात सही है? तो जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनसे अपने को और उनके पास अपने को एक वेव डिटेक्ट होती है, ओके। उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उनके साथ एक वेव एसोसिएट होती है और उनका ड्यूअल नेचर होता है। अब वो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, एटम भी हो सकता है, पर एटम के साथ भी इतनी ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि एटम का मास होता है कुछ अच्छा खासा होता है, ओके। उसके अलावा सबसे बड़ी बात फोटोन का रेस्ट मास तो 0 होता है। सबसे हम बोल सकते हैं जो लिस्ट मास का जो पार्टिकल है हमारे पास वो फोटोन है। तो फोटोन के साथ एक वेवलेंथ एसोसिएट होती ही होती है, बात ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं लाइट का ड्यूअल नेचर है। अब इसको प्रूव करने के लिए हम लोग देखते हैं डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या करा था, इन्होंने इलेक्ट्रॉन को मतलब एक इलेक्ट्रॉन के लिए उससे एसोसिएट वेवलेंथ फाइंड करी थी कि जो अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो उससे एसोसिएट वेवलेंथ कितनी होगी अगर इलेक्ट्रॉन वेव के जैसे बिहेव करता है तो। और वो सक्सेसफुली इसको इंटरसेप्ट भी कर चुके थे, ओके। इनको 1927 में इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था दोनों साइंटिस्ट को, ओके। तो जल्दी से हम इनका एक्सपेरिमेंट देखते हैं, ये 2 बातें नोट कर लो। चलो तो अब हम लोग शुरू करते हैं डेविएशन एंड जर्मर का एक्सपेरिमेंट। अच्छा, ये शुरू करने से पहले इसमें कुछ चीज़ें यूज़ करने वाले हैं, सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इज गिवन बाय h/mv, ये सबको पता है। अच्छा, इसको हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में या एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के टर्म में भी एक चीज़ लिखते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन्स से कितनी आती है बता दे। लैम्डा को हम लिखते हैं, कितने लोगों को पता है, 1.27/√v लिखते हैं एंगस्ट्रॉम। ये तुम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा 11th में, वहाँ पे ज़रूर निकाला होगा इलेक्ट्रॉन के लिए। जिनको नहीं पता है वो अभी पहले नोट कर लो कि ये ऐसा होता है, और तुम चाहो तो देख सकते हो कहीं पर भी कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए उसका वेवलेंथ कितना होता है। ये होता है 4 इलेक्ट्रॉन, इसकी अपने को ज़रूरत पड़ने वाली है। दूसरी चीज़, अपने को यहाँ पे ब्रैग्स लॉ के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट इज ब्रैग्स लॉ? चलो सबसे पहले हम लोग ब्रैग्स लॉ देखते हैं, ठीक है। ये मान ले कि हमारे पास कोई क्रिस्टल रखा हुआ है। अब हम लोगों ने सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री पढ़ी है। सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में हम लोग बोलते हैं कि जो भी कोई भी सरफेस हो या कोई भी मेटल हुआ तो वो ऐसे हमारे एटम की लेयर्स के फॉर्म में होते हैं, ओके। बीसीसी, एफसीसी सबको पता होगा। तो यहाँ पे हमने क्या करा, हमारा जो क्रिस्टल है उसमें एटम की लेयर्स है, ओके। फिलहाल के लिए हम 2 लेयर्स ले रहे हैं। अब जब हम किसी सरफेस के ऊपर लाइट वेव को इंसिडेंट करते हैं, ओके,
तो ये लाइट वेव दो जगह टकराती, मतलब दो से ज़्यादा जगह भी टकरा सकती है। जब हम लोग इंसिडेंट करते हैं तो ये लाइट रे हो सकता है पहली जो सरफेस है या जो पहली जो लेयर है हमारी एटम की उससे टकरा के इधर जा सकती है, दूसरी वाली रे थोड़ा पेनिट्रेट करती है अंदर की तरफ, जो दूसरी लेयर है उससे टकरा के वापस जाती है, और ये दोनों जो रेज है ये वापस से इंटरफेरेंस करती है, ये दोनों वापस से क्या करती है, इंटरफेरेंस करती है। तो यहाँ पे जो कंडीशन फॉर मैक्सिमा जो होता है, कंडीशन फॉर मैक्सिमा वो होता है, अच्छा कंडीशन ऑफ मैक्सिमा डेल्टा एक्स शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है, यहाँ पे बड़ी बात तो कोई है नहीं, यूँ समझ ले कि ये वाला जो एंगल इंसिडेंट एंगल थीटा है और ये जो दो लेयर्स है इनके बीच का जो सेपरेशन है वो अपने को डी गिवन है। ओके, तो हम लिख सकते हैं 2d साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। ये कंडीशन होती है हमारी किसके लिए, इंटरफेरेंस और मैक्सिमा के लिए। ओके, फर्स्ट मैक्सिमा के लिए n का वैल्यू 1 हो जाएगा, फॉर फर्स्ट मैक्सिमा 2d साइन थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा। ये कंडीशन अपने को ऑलरेडी ये पता होना चाहिए, ये एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले ये दोनों चीजें क्लियर है। ये बात ये तुम लोगों को कुछ ना कुछ थिन फिल्म इंटरफेरेंस जैसा समथिंग सिमिलर है, ब्रैग्स लॉ। ओके, चलो तो इन दोनों चीजों को सबसे पहले नोट करो, फिर हम लोग डेविएशन इन जर्मर एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। चल, तो अब इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसा है हम लोग वो देखते हैं। अब इसने क्या करा, एक निकल क्रिस्टल लिया, तो सबसे पहले हमको एक निकल क्रिस्टल लेना पड़ेगा। निकल क्रिस्टल है तो वो एटम में लेयर्स के फॉर्म में होगा। चलो बना दिया। अब उन्होंने क्या करा, इस निकल क्रिस्टल के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स को बॉम्बार्ड किया। इलेक्ट्रॉन्स बॉम्बार्ड करने के लिए उन्होंने इलेक्ट्रॉन गन का यूज किया। अब इलेक्ट्रॉन गन हम लोग बनाते हैं, चलो कैसे बनाएंगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन गन बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज इलेक्ट्रॉन्स हम इमिट कैसे करते हैं, हम लोग 4 प्रोसेस पढ़े हैं ऑलरेडी। चलो तो उसमें से एक प्रोसेस का यूज करते हैं। उन्होंने क्या करा, एक फिलामेंट लिया, फिलामेंट को हीट किया। हीट करने के तरीके, आग जला दो, पर वैसा काम नहीं करना। क्या करेंगे हम लोग, इसमें पोटेंशियल अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने एक फिलामेंट लिया टंगस्टन का और उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जब इसको कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। ओके, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए। अब ये गन के जैसा अभी तो काम नहीं करेंगे। गन कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन में सारी की सारी चीजें ट्रेवल करनी चाहिए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएंगे, कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको एक लाइन में लाने के लिए उन्होंने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। उन्होंने क्या कर दिया, ऐसे छोटी सी खिड़की बना दी ताकि अपने इलेक्ट्रॉन्स इस खिड़की से आ जाए। अगली खिड़की बना दी, उस खिड़की से ये बाहर जा सके। ओके, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो ऐसे स्ट्रेट पाथ में आएंगे, यहाँ से निकल जाएंगे स्ट्रेट पाथ में। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने क्या करा, इससे बैटरी कनेक्ट कर दी और बैटरी का कुछ पोटेंशियल रख दिया। ठीक है, तुम देख सकते हो किधर की ओर नेगेटिव होगा, किधर की ओर पॉजिटिव होगा। यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी तो इलेक्ट्रॉन्स के पास इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ एक्सेलरेट करेंगे। ओके, और जो बैटरी कनेक्ट करी उसका पोटेंशियल रखा उन्होंने V। ओके, ये V उन्होंने चेंज करते रहे, वो हम लोग बाद में बात करेंगे। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स अपने क्रिस्टल के ऊपर टकराएंगे। ओके, जिस एंगल पे टकरा रहे हैं ये वाला एंगल अपने को थीटा गिवन है। ओके, चलो जब ये टकरा के वापस क्या होंगे, रिफ्लेक्ट होंगे। रिफ्लेक्ट अब 2 लेयर से हो सकते हैं, एक तो बाहर वाली से भी हो सकते हैं और अंदर वाली से भी हो सकते हैं। ये बात समझ आई अपनी। ओके, अब ये रिफ्लेक्ट होके कहीं ना कहीं जाएंगे तो उनको डिटेक्टर तो रखना पड़ेगा। तो उन्होंने यहाँ पे एक सर्कुलर ऐसे डिटेक्टर रख दिया, एक स्केल रखी सर्कुलर, उस पर उन्होंने एक डिटेक्टर रख दिया। ये हो गया हमारा डिटेक्टर। अब इलेक्ट्रॉन्स आए, टकराए, वापस रिफ्लेक्ट हो गए। तो ये जो एंगल था ये हमारे लिए फाई है, वापस से ये वाला एंगल हमारे लिए थीटा हो जाएगा। ओके, टकराए। अब उन्होंने इस डिटेक्टर को इस पूरी स्केल पे से घुमाया और इंटेंसिटी मेजर करी जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनकी, कि उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, और उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया। बात समझ आई यहाँ तक। चलो, तो जब ये पोटेंशियल अप्लाइड पोटेंशियल जब 54 वोल्ट था, अब हम लोग काम की बात पे आ रहे हैं। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट सेटअप। इलेक्ट्रॉन गन बना ली, सामने निकल क्रिस्टल रख दिया, नाम लिख देते हैं दिस इज
निकल क्रिस्टल। ये हो गया हमारे लिए निकल क्रिस्टल। ये सामने हमारा आने वाला रे, जाने वाला रे। अब रे हमने बात करी है दो लेयर से टकराएगा, एक अंदर वाली से टकराएगा और एक बाहर वाली, मतलब लेयर 1 और लेयर 2 दोनों से ये इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे। सामने डिटेक्टर रखा हुआ है, उस डिटेक्टर को हम लोग ऐसे घुमाएंगे और इंटेंसिटी मेजर करेंगे। अब ये डिटेक्टर क्या चीज मेजर करेगा? इलेक्ट्रॉन्स मेजर करेगा। इलेक्ट्रॉन्स मतलब बेसिकली करंट मेजर करेगा, ये बात ध्यान रखना। डिटेक्टर का काम क्या होता है? ये जब भी हम लोग देखते हैं तो फोटो डिटेक्टर यूज करते हैं। फोटो डिटेक्टर मतलब जब इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स गिरते हैं तो ये खुद के इलेक्ट्रॉन्स इमिट कर देते हैं। समझ आई बात? इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, इसकी वजह से यहाँ पे करंट फ्लो होना शुरू होता है और वो उस करंट को किसी तरीके से इंटेंसिटी में रिलेट कर देते हैं। ये बात ठीक है अपनी। तो इन्होंने जब मेरा अप्लाइड पोटेंशियल जब V मेरा 54 वोल्ट था, ओके, और उस डिटेक्टर को वो लेके इधर से इधर घूमे, तो उन्होंने इंटेंसिटी और ये जो हमारा फाई है एंगल, इसके बीच का ग्राफ प्लॉट किया और वो हमारा ग्राफ आया कुछ इस तरीके का। उनको एक बहुत ही शार्प इंटेंसिटी मिली जब मेरा फाई का एंगल 50 डिग्री था। मतलब जब ये फाई जो है जब मेरा 50 डिग्री था तब उनको बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी मिली। अब इंटेंसिटी ज़्यादा मिलने का मतलब क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स आए, इन इलेक्ट्रॉन्स ने वेव के जैसे बिहेव किया। जब पहली लेयर से टकराए और गए और दूसरी लेयर से टकराए और गए, उन दोनों वेव के बीच में इंटरफेरेंस हुआ। उन दोनों वेव के बीच में क्या हुआ? इंटरफेरेंस हुआ। उस इंटरफेरेंस की वजह से उनको इंटेंसिटी बहुत ज्यादा दिखाई दी। अगर ये सिर्फ पार्टिकल, तुम ये भी बोल सकते हो पार्टिकल के जैसे होते तो भी होता। पार्टिकल के जैसे अगर होते तो इससे टकराते और जाते, इससे टकराते और जाते, तो अपने को इंटेंसिटी ऐसे नहीं मिलती। अपने को कैसे मिलती? कहीं पे एक ही पॉइंट ऐसा मिलता है जहां पे सारे, अगर इस आइटम से टकरा रहे हैं तो सारे के सारे एक पॉइंट पे जाएंगे, तो वहां पे इंटेंसिटी अपने को बहुत ज्यादा मिलेगी। उसके अगल बगल तो जा ही नहीं रहे तो इंटेंसिटी बिल्कुल जीरो मिलेगी। ठीक है, फिर दूसरी लेयर से टकराएंगे तो अपने को कुछ इस तरीके के दो पिक्स मिलने थे। अगर मेरा पार्टिकल जैसा होता सिर्फ, तो इलेक्ट्रॉन अगर सिर्फ पार्टिकल के जैसा होता तो अपने को ऐसी दो पिक मिलनी थी, पर उनको दो पिक नहीं मिली, उनको सिर्फ एक पिक मिली और वो भी बहुत ज्यादा शार्प। ये दोनों पिक छोटी होगी इसके कंपैरिजन में। ये बात ठीक है? चलो, तो यहां से उन्होंने ये बात बोली कि ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स आए हैं डिफरेंट लेयर से, वो दोनों वेव के जैसे आए हैं और उन दोनों के बीच में इंटरफेरेंस हुआ। ओके, तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट लेयर्स of nickel crystal behaves as wave, and there is constructive interference between them when phi is equals to 50 degrees। ठीक है, ये बात जब एंगल हमारा 50 डिग्री था तो इन दोनों के बीच में अच्छा खासा इंटरफेरेंस हुआ। मैं इधर का पार्ट पूरा मिटा रहा हूं। अच्छा, अब इधर देख, अगर मेरा ये एंगल फाई है, ओके, तो मैं थीटा फाइंड कर सकता हूं यहां से। सो 2 थीटा प्लस फाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, और मुझे यहां से थीटा मिल गया। थीटा कितना मिला? 180 डिग्री माइनस का 50/2, थीटा मिला अपने को 65 डिग्री। ओके, अब हम इन निकल क्रिस्टल के बीच का जो डिस्टेंस था d, वो हम लोग जानते हैं। अब ये d अपने को पता है, एंगल पता चल गया, तो हम लोग अब ब्रैग्स लॉ यूज कर सकते हैं। सो ब्रैग्स लॉ के अकॉर्डिंग हम एक बात बोल सकते हैं, 2d साइन थीटा इज इक्वल्स टू, फर्स्ट मैक्सिमा के लिए दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा, तो हम सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। 2 इंटू डी का कुछ वैल्यू होता है वो सब्स्टिट्यूट किया, साइन 65 डिग्री
सॉल्व किया और लैम्डा, यहाँ से जब हम लैम्डा फाइंड करते हैं तो ये लैम्डा निकल के आता है हमारे पास 1.65 एंगस्ट्रॉम। अगर इलेक्ट्रॉन वेव के जैसे बिहेव कर रहा है यहाँ पे, तो उसका लैम्डा होना चाहिए 1.65 एंगस्ट्रॉम के इक्वल। बात ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आया। अब उन्होंने इसको डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से कंपेयर किया। कैसे कंपेयर किया? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होगी बताओ? लैम्डा इज गिवन बाय 1227 अपॉन रूट ऑफ v। तो ये अप्लाइड पोटेंशियल अपने को पता है, हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन को कितने पोटेंशियल से किया था? 54 से। यहाँ पे जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं 12.27 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 54, तो ये निकल के आता है हमारे पास 1.66 एंगस्ट्रॉम के इक्वल। मतलब कि डी ब्रोगली के हाइपोथेसिस से जो उन्होंने वेवलेंथ निकाली और एक्सपेरिमेंटल जो वेवलेंथ निकाली, वो दोनों वेवलेंथ उनको सेम मिली। ओके, इससे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस वेरीफाइड हुआ और जो डी ब्रोगली ने बोला था कि पार्टिकल वेव के जैसे बिहेव करता है, उसका एक्सपेरिमेंटली वो प्रूव हुआ। बात ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। हमने इसको पूरा का पूरा मैथमेटिकल फॉर्म में भी देखा। अब इसको अच्छे से उतार लो